सभी विद्यार्थियों और मित्रों का पीएचडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बीए फर्स्ट ईयर में पेपर चलता है मानव भूगोल का। उस पेपर का पहले यूनिट का पहला टॉपिक है मानव भूगोल परिचय, परिभाषा और मानव भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है उस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप। जो चीज़ें आपको नोट करनी हो तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपको बोर्ड पर क्लियर चीज़ें दिख रही हो तो उसको अंकित करते जाएं। सबसे पहले बात करेंगे अपन कि भूगोल में मानव भूगोल का विषय जो है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया, किस प्रकार से जुड़ा और किस प्रकार से उसको वर्तमान में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मानव भूगोल है क्या। सबसे पहले बात करते हैं अपन, बोर्ड पर मैंने डिस्प्ले कर रखा है पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर दो महत्वपूर्ण कारक हैं, दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। एक तो है पृथ्वी के ऊपर का प्राकृतिक दृश्य भूमि, प्रकृति बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं इसको, और दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है वो है मानव, जिसको मानवीय दृश्य भूमि बोलते हैं। प्राकृतिक दृश्य भूमि के बारे में डिटेल से विस्तार से जो बताने का प्रयास किया था वो डेविस महोदय ने बताया था, और मानवीय तत्व और कारक की क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से बताने वाले जो भूगोलवेत्ता थे उनका नाम था रेडजेल, जो कि जर्मन के थे, जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल। तो इस पृथ्वी के ऊपर ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एक तो है प्रकृति और दूसरा है मानव। और मानव भूगोल में भी आपने जो दो शब्दों को देखा होगा वो इसी से मिलकर के बना है। एक तो है मानव और भूगोल। भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना, और उसके साथ शब्द जुड़ा है मानव, तो मानव भूगोल। तो इस कारण से पृथ्वी पर ये दोनों कारक जो हैं वो महत्वपूर्ण कारक हैं। इन दोनों कारकों के बीच में बहुत ही पारस्परिक और अंतर संबंध है, और इन अंतर संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वही मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, इसको अपन और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति और मानव ये दोनों कारक किस प्रकार से क्रिया करते हैं, क्रिया करके किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से मानव पृथ्वी के तत्वों का, कारकों का उपयोग करके, उपभोग करके अपना विकास करता है, और विकास की श्रेणी में वह किस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस पृथ्वी के ऊपर प्रकृति जो है उस कारक को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला जो तत्व है वह मानव है। मानव जो है वह पृथ्वी का प्रधान कारक है। इस कारण से इस पूरी पृथ्वी के ऊपर मानव का अपना एक विशिष्ट स्थान है, और इसी विशिष्ट स्थान को लेकर के, क्योंकि मानव के पास अपनी एक बुद्धि है, अपना एक कौशल है, और अपने इस बुद्धि और कौशल के साथ कौन सी वस्तु प्रकृति में उसके उपयोग और उपभोग के लिए बनी है उसकी वह छटनी कर सकता है, उसको वो छांट सकता है, और छांट करके नए रूप में किस प्रकार से उसका अपने लिए उपयोग करता है, उसकी बुद्धि उसके पास है, उसका कौशल उसके पास है। इस कारण से इस पूरी पृथ्वी के ऊपर मानव को एक विशिष्ट स्थान दिया जाता है। प्रकृति के सारे कारक, इस प्रकृति के अंदर वनस्पति, जीव जंतु, ये सारे भी क्रियाएं हैं, वातावरण है, लेकिन वो सारे कारकों का उपभोग जो है वह मानव अपने विकास के लिए करता है, और वो जब उसका उपयोग अपने लिए करता है तो किसी न किसी प्रकार से वह उसको प्रभावित करता है, उसको परिवर्तन करता है, और उस परिवर्तन की जो क्रियाएं होती हैं तो उसी कारण से उनके बीच में अंतर संबंध स्थापित होता है, यानी प्रकृति और मानव दोनों के बीच में अंतर संबंध स्थापित होता है। और वो अंतर संबंध, वो परिवर्तन की क्रियाएं जो भी होती हैं इन दोनों के बीच में, उसका जो संश्लेषित अध्ययन किया जाता है, जो पढ़ा जाता है, उसी को मानव भूगोल कहा जाता है। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर मानव जो है वह एक भौगोलिक कारक भी है, वह एक संसाधन के रूप में भी है, और वह एक कारक के रूप
रूप में भी उपस्थित है। मानव जो है वो पूर्ण रूप से प्रकृति के उन भौतिक कारकों को किसी न किसी रूप में अपने लिए लायक बनाता है, अपने उपयोग में लाता है, इसलिए भौगोलिक कारक है। मानव स्वयं अपने बुद्धि कौशल से उन भौतिक कारकों को उपयोग करके उनमें रूप परिवर्तन करता है, इसलिए वह एक संसाधन भी है। और क्योंकि इस पृथ्वी पर वह एक विशिष्ट स्थान रखता है, इसलिए कारक के रूप में भी इसको जाना जाता है। प्रकृति तत्वों का उपयोग और उपभोग करके मानव एक नया सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। अब यहां पर एक समझने का जो विषय है वो ये है कि किस प्रकार से मानव प्रकृति के तत्वों का उपयोग और उपभोग करके नए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करेगा। तो 12th का जो चैप्टर है ये मानव विकास और मानव विकास से संबंधित विस्तार से वर्णन दे रखा है कि इस पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से मानव का उद्भव हुआ और उद्भव होने के बाद में वह किस अवस्था में उसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वह किस प्रकार से अपना विकास किया उसने, और विकास की श्रेणी में उसको कितना समय लगा, कहां से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वह विकास की प्रक्रिया वर्तमान समय के बाद भी चल रही है, वर्तमान में भी चल रही है और आने वाले समय में भी चलेगी, क्योंकि विकास की जो गति है, विकास की जो क्रिया है वह कभी भी रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है? तो प्रकृति जो है वह अस्थिर और मानव जो है वो निरंतर क्रियाशील। इस कारण से मानव जब क्रियाशील है तो वो हमेशा कोई ना कोई क्रियाएं करता रहता है और अपनी उन क्रियाओं के करते रहने के कारण वह प्रकृति जो कि एक अस्थिर है, प्रकृति को अस्थिर कहते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हमने देखा है प्रकृति पे कोई भी ऐसा कारक जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं वो स्थिर नहीं है, वह हमेशा गति की क्रिया में हमेशा आगे बढ़ता रहता है। पृथ्वी हमेशा गति करती रहती है। गति करने से मतलब ये नहीं कि दिन रात का होना, वर्ष का होना, 365 दिन में एक वर्ष बनता है, ऋतुएं बनती है, वो वाला नहीं। गति का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है उस पर जो भी भौतिक कारक हैं वह सबसे पहले जन्म लेते हैं, अस्तित्व में आते हैं। अस्तित्व में लेने के बाद में वह गति करके आगे की ओर बढ़ते हैं, अपनी अवस्था को बदलते हैं और अवस्थाओं को बदलने के बाद वो चरम सीमा तक जाते हैं और चरम सीमा में जाने के बाद में फिर उनका वापस में ह्रास होता है, नष्ट होते हैं। और ये प्रक्रिया जो है वो सर्कल के समान हमेशा चलती रहती है। इसलिए कहा है कि पृथ्वी जो है, प्रकृति जो है वो अस्थिर है और मानव जो है वो क्रियाशील है। और इसी कारण से मानव अपनी क्रियाओं के कारण पृथ्वी पर जो प्राकृतिक वातावरण है, प्रकृति जो है, भौतिक कारक जो है, भौतिक तत्व जो है, उनको हमेशा अपने उपयोग और उपभोग के लिए उसमें निरंतर परिवर्तन की क्रियाएं करता रहता है। तो प्रकृति तत्वों का उपयोग और उपभोग करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। तो मैं आपको बता रहा था कि पृथ्वी के जन्म के बाद उस पर प्राकृतिक वातावरण आया। प्राकृतिक वातावरण में भी बदलने की बहुत प्रक्रिया चली लंबे समय तक। जो आपने भूगर्भिक समय सारणी जो कि 12th में एक टॉपिक है, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले किस प्रकार से पृथ्वी जो है वो सूर्य से अलग होकर के अस्तित्व में आई, किस प्रकार से सौर परिवार बना, किस प्रकार से आंतरिक ग्रह बने, किस प्रकार से बाहरी ग्रह बने, और उसके बाद में पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, उसकी ऊपरी प्रॉपर्टी ठंडी होती गई। उसके बाद में उस पर जो विषैली गैसें थी, हीलियम, हाइड्रोजन, वो धीरे धीरे ऊपर उठती गई और नया वायुमंडल बना। नया वायुमंडल बना तो प्रकृति अस्तित्व में आई। प्रकृति अस्तित्व में आई, उसके साथ में किस प्रकार से सबसे पहले जीव जंतु और वनस्पति आई और उस वनस्पति में निरंतर किस प्रकार से बदलाव आया, जीव जंतुओं में किस प्रकार से बदलाव आया, और एक समय आया जब इस पृथ्वी के ऊपर मानव ने जन्म लिया। तो मानव के जन्म लेने के बाद हमको ये पढ़ाया गया है, हमने ये पढ़ा है कि प्राचीन समय में जब मानव पृथ्वी पर सबसे पहले अवस्था में जब उसने जन्म लिया तो वह आदि मानव कहलाता था, आदिम अवस्था का मानव कहलाता था। आदिम अवस्था का मानव कहलाता था जिसकी अपनी कोई सोच, कोई अपनी बुद्धि, अपना कोई कौशल कुछ नहीं था। मानव पूर्ण रूप से जंतु की भांति,
जानवरों की तरह जंगलों में घूम घूम कर विचरण करके अपना जीवन यापन करता था। तो फिर जब मानव आदिम अवस्था में जंगलों में घूम करके अपना जीवन यापन करता था, आदिम अवस्था में था, पशुवत था, तो फिर आज का मानव इतना बुद्धि कौशल में और तकनीक के माध्यम से इतना सक्षम कैसे हुआ, ये एक सोचने का विषय है। तो ये सोचने का विषय जो है वही कहलाता है सांस्कृतिक वातावरण, कि मानव प्रकृति से बहुत सारी, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को तलाश करके मानव प्रकृति में जो भी अपने लायक तत्व हैं, उन तत्वों का उपयोग करके, उनका उपभोग करके वह नए सांस्कृतिक वातावरण को तैयार करता है। तो इसी आधार पर यह कहा जाता है कि प्रकृति तत्वों का उपयोग करके, उनका उपभोग करके मानव जो है वो नया सांस्कृतिक वातावरण को बनाता है, निर्मित करता है, तैयार करता है। और ये प्रक्रिया कई सैकड़ों हजारों साल पहले से प्रारंभ हुई है, जो वर्तमान तक चल रही है और आने वाले समय तक भी ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहेगी। अब मोटा मोटी हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली इसमें कि मानव भूगोल है क्या। तो मानव भूगोल पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर दो मूलभूत तत्व हैं, एक तो प्रकृति है, वातावरण है, भौतिक कारक है, और दूसरा है मानव। मानव क्रियाशील है, प्रकृति अस्थिर है। मानव अपने विकास के लिए प्रकृति के तत्वों का, कारकों का उपयोग करता है, उपभोग करता है, और ये उपयोग और उपभोग करके वह नए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। और नए सांस्कृतिक वातावरण का जब निर्माण करता है तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी के ऊपर कई बदलाव देखने को मिलते हैं, कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ये परिवर्तन और ये जो बदलाव होते हैं और उनके बीच में जो अंतर संबंध बनता है, पारस्परिक जो क्रियाएं बनती हैं, जो क्रियाकलाप घटित होते हैं, इन समस्त क्रियाकलापों का, इन घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, यह एक विषय के रूप में इस प्रकार से स्थापित है। ये भूगोल विषय का एक शाखा है, ब्रांच है, एक विषय है इसका, और इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भौतिक वातावरण और मानव। अभी मैंने इस पर चर्चा की कि किस प्रकार से मानव जो है ये भी पृथ्वी का हिस्सा है, और भौतिक वातावरण यानी प्रकृति ये भी पृथ्वी का हिस्सा है। ये दोनों पृथ्वी के हिस्से हैं, तत्व हैं। और मानव जो है वो हमेशा नित्य क्रियाएं करता है, और प्रकृति जो है वह हमेशा परिवर्तन देती है। प्रकृति में बहुत सारी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को मानव अपने विकास के लिए तलाशता है। जहां पर उसकी तलाश पूरी होती है, उन कारकों का, उन तत्वों का वह उपयोग करता है। और जैसे ही प्रकृति के उन कारकों का उपयोग करता है तो उपयोग करने के साथ प्रकृति में परिवर्तन आता है, और मानव अपने विकास के लिए उन कारकों का उपभोग कर रहा है, इसलिए मानव क्रिया कर रहा है। तो क्रियाशील मानव और परिवर्तनशील पृथ्वी, इन दोनों के बीच का जो पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। शॉर्ट ये हो गया, और इसका विस्तार से वर्णन जो है वो ये हो गया। इसकी पूरी की समरी है, ये सारांश है कि मानव क्रियाशील है, प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, और इसी कारण से उस पृथ्वी के ऊपर मानव अपने विकास के लिए जो क्रियाएं करता है और भौतिक कारकों का उपयोग लेता है, उपभोग करता है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर उस प्रकृति में कहीं बदलाव, परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और उनके बीच का जो संबंध स्थापित होता है, उस संबंध को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, ये कंटेंट अगर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मानव भूगोल का पहले यूनिट का पहला टॉपिक है मानव भूगोल है क्या, अगर ये हमको समझ में आ जाएगा बारीकी से, तो इस पर आने वाले और जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक हमको और आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं परिभाषाएं, कि मानव भूगोल की परिभाषाएं जो होती हैं उसके कुछ प्रश्न कभी कभी 2-2 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कभी निबंधात्मक प्रश्न में भी, जैसे मानव भूगोल के
विषय के रूप में अध्ययन के संबंध में निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें भी उस प्रश्न की जो स्टार्टिंग है वो उस परिभाषा के साथ में की रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए मानव भूगोल एक विषय के रूप में किस प्रकार से स्थापित हुआ विस्तार से वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे को कम से कम 4-5 परिभाषाएं जो हैं वो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं की याद होनी चाहिए। इतना जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया उससे अगर आपको अब पूछा जाए या कहा जाए कि मानव भूगोल है क्या, तो आप बता सकते हैं कि ये तो हो गया मानव, पृथ्वी के ऊपर का एक कारक, और दूसरा है भूगोल। और भूगोल का मतलब हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भू का मतलब होता है पृथ्वी, और जो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है किस रूप में, पृथ्वी का अध्ययन मानव के संदर्भ में जो किया जाता है उसको मानव भूगोल कहा जाता है। यानी भूगोल का संबंध प्रकृति से है और मानव दूसरा कारक, यानी इन दोनों का जो पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन किया जाएगा वही मानव भूगोल कहा जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ भूगोलवेत्ताओं की डेफिनेशन लिख रखी है। इन सारी डेफिनेशनों में आपको एक चीज समानता के आधार पर देखने को मिलेगी, और वो जो समानता के आधार पर देखने को मिलेगी वो चीज है प्रकृति और मानव। एक तो हो गया प्रकृति और दूसरा हो गया मानव। इन सारी परिभाषाओं में आपको ये दोनों तत्व, दोनों कारकों का योग दिखाई देगा, क्योंकि मानव भूगोल है यही जिसमें मानव और प्रकृति दोनों आपस में जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसी को मानव भूगोल कहा जाता है। इसलिए आपको सभी परिभाषाओं में ये देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन जर्मनी के भूगोलवेत्ता जो रेडजेल हुए, उन्होंने मानव भूगोल के संदर्भ में अपनी क्या परिभाषा प्रस्तुत की। उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा मानव भूगोल के संदर्भ में कि मानव भूगोल के दृश्य, मानव भूगोल के जो दृश्य हैं वो सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। समझना इसको, मानव भूगोल के दृश्य यानी प्रकृति और मानव दोनों के बीच के जितने भी क्रियाकलापों का स्वरूप होता है वो पूरे वातावरण में सर्वत्र यानी चारों ओर के वातावरण में से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। कैसे? पूरी पृथ्वी जो है वह जलवायु के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, लेकिन भिन्नताओं के बाद भी सभी पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर आपको वातावरण दिखाई देगा, भौतिक दशाएं दिखाई देंगी, प्रकृति दिखाई देगी। अब प्रकृति का स्वरूप भिन्न हो सकता है। प्रकृति का स्वरूप भिन्न से मतलब जलवायु बदल सकती है, वनस्पति बदल सकती है, जीव जंतुओं के प्रकार बदल सकते हैं, मानव तो होगा लेकिन मानव के रंग में, बोलचाल में, खान पान में उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन वहां पर प्रकृति भी होगी और मानव भी होगा। तो मानव भूगोल का जो दृश्य है, जो उसकी बनावट है, उस बनावट में सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है और जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। यानी पूरी पृथ्वी के ऊपर आप कहीं भी जाएं, किसी भी महाद्वीप पर जाएं, किसी भी स्थल भाग पर जाएं, तो वहां पर आपको प्रकृति और मानव दोनों दिखाई देंगे, और ये दोनों स्वरूप जो होंगे वो किसी न किसी रूप में क्रियाएं करते ही होंगे, जिससे बदलाव की प्रक्रिया दिखाई देगी और मानव अपना विकास करेगा। तो वो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है, ये मिला जुला स्वरूप होता है, उसको मानव भूगोल कहा जाता है। रेडजेल ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आप कहीं भी जाएंगे तो दो कारक आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देंगे, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मिलने ही होंगे। एक तो है मानव, दूसरा है प्रकृति। उसके संरचना में, स्वरूप में, गठन में अंतर हो सकता है, लेकिन ये दोनों होंगे, और ये दोनों होंगे तो आपस में क्रियाएं करेंगे, और क्रियाएं करेंगे तो इनके बीच का योग बनेगा, संबंध होगा, अंतर संबंध स्थापित होगा, और उसी अंतर संबंध को मानव भूगोल कहा रेडजेल ने। दूसरी परिभाषा कुमारी श्यामपुर ने प्रस्तुत की, और ये बहुत ही अच्छी और छोटी और सारगर्भित परिभाषा है। समझना इसको। क्रियाशील मानव, इससे पहले मैंने चर्चा की थी कि मानव जो है वो क्रियाशील है, हमेशा क्रिया करता रहता है। क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी अस्थिर है, मैंने कहा था उच्चावचों में, जलवायु में, पर्वत पठार मैदानों में, वनस्पति के स्वरूप में हमेशा बदलाव की प्रक्रिया आएंगी। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था,
और चरम तक पहुंचेगा और चरम पर पहुंचने के बाद में वापस धीरे 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 समाप्त होगा। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ये दोनों जब आपस में अंतर संबंधित होते हैं, इनके बीच का जब संबंध स्थापित होता है तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे परिवर्तन। जैसे प्राचीन समय में वनस्पति, जंगल ये बहुत घनघोर थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ी तो भौतिक संसाधनों का उपयोग और उपभोग मानव बहुत अधिक करने लगा। जब बहुत अधिक करने लगा तो इस पृथ्वी के ऊपर से जंगल साफ हुए, वनस्पति धीरे धीरे कम होने लगी और ये अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव का अंतर संबंध का एक परिणाम हमको देखने को मिला कि उसके बीच में जब अंतर संबंध स्थापित हुआ तो एक परिवर्तन आया और उस परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है उसको मानव भूगोल कहा जाता है। ऐसा कुमारी सैमकुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तीसरी है विडोल्ड डी ला ब्लॉश। इन्होंने भी मानव भूगोल के संदर्भ में परिभाषा दी कि पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी का संबंध जो है वो पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पृथ्वी आई, अब मैंने जैसे आपको कहा था कि मानव भूगोल की किसी भी परिभाषा में आपको दो कारक दिखाई देंगे, एक तो प्रकृति और मानव। यहाँ पर आपको पृथ्वी और मानव ये दो शब्द, अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि यहाँ पर प्रकृति तो है ही नहीं। जब पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी के ऊपर दो ये कारक जो हैं वो स्वतः ही निर्मित हैं, एक तो प्रकृति और मानव। तो पृथ्वी के ऊपर ये दोनों जो कारक हैं, उन दोनों कारकों के बीच का जो पारस्परिक अध्ययन है, संबंध है, उसका जो किया जाता है अध्ययन, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। ये ब्लास महोदय ने अपनी परिभाषा दी मानव भूगोल के संदर्भ में। आगे हट्टीघटन भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी मानव भूगोल के संदर्भ में कि भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप का अध्ययन। एक ही बात है, भौगोलिक वातावरण भौगोलिक भौतिक तत्व ये सब एक है, यानी प्रकृति मिला जुला स्वरूप है। ये प्रकृति और मनुष्य मानव के कार्यकलाप का अध्ययन, किस प्रकार से मानव अपने क्रियाशील क्रिया से अस्थिर पृथ्वी को परिवर्तन के स्वरूप में बदलता है, उनका जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। ऐसा हट्टीघटन महोदय ने बताया कि भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के बीच में जो क्रियाकलाप होते हैं और उन क्रियाकलापों के कारण जो बदलाव की स्थिति आती है, जो परिवर्तन की स्थिति आती है, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। और अंतिम में है जीन ब्रोन्स भूगोलवेत्ता, इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी कि मानवीय क्रियाएं जो भूतल का संबंध वही पृथ्वी और दोनों कारक, मानवीय क्रियाएं जो भूतल पर विशिष्ट प्रकार के दृश्यों को प्रस्तुत करती है। प्रकृति में मानव अपने क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रिया अपने क्रियाकलापों के कारण पृथ्वी के ऊपर जो प्रकृति स्थित है, उस प्रकृति में जो विशिष्ट प्रकार के दृश्यों को यानी जैसी पृथ्वी के ऊपर प्रकृति का वातावरण बना हुआ था, उसमें मानव ने जब उसको पता चला कि इसमें बहुत सारे तत्व और उन तत्वों में से मेरे उपभोग और उपयोग के लिए कौन से, उसकी छटनी की और छांट करके अपने उपयोग में लिया उसने। तो वो जैसे उसको अपने उपयोग में लेगा तो उस प्रकृति में, उस पृथ्वी के ऊपर जो बदलाव की प्रक्रिया आएंगी। अब वो बदलाव की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई, मानव ने कौन कौन सी वस्तुओं को छाटा, किस प्रकार से बदलाव आया और वो बदलाव जो है वो किस प्रकार से मानव को ही प्रभावित करता है, ये सारी प्रक्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। ऐसा जीन ब्रोन्स महोदय ने बताया। ये मानव भूगोल की परिभाषाएं हो गई। इन परिभाषाओं को हमको रट्टा नहीं लगाना है, इनको समझना है। सारी परिभाषाओं को मैंने, बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन उनमें से 5 मैंने बहुत जो विशेष प्रकार की थी उसको छाटा और छाट करके मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। आप इन परिभाषाओं को पढ़ें और एक दो बार जब पढ़ेंगे और उन शब्दों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, उनके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मानव भूगोल की परिभाषाएं बनाई जा सकती हैं। भूगोलवेत्ताएं बहुत सारे हैं जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी, लेकिन अगर उनका हम सारांश निकालें, उसका अर्थ निकालें, तो अर्थ एक ही निकलता है कि
मानव और प्रकृति के बीच में जो भी अंतर संबंध स्थापित होता है, पारस्परिक क्रियाकलाप होता है, जो भी परिवर्तन का स्वरूप पैदा होता है, जो परिणाम निकल करके आते हैं, वो परिणामों का जो अध्ययन किया जाता है, जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो किया जाता है, उनको मानव भूगोल कहा जाता है। ये उसका सारांश है। शब्द बदल गए हैं लेकिन शब्दों का अर्थ एक ही है। इस प्रकार से ये हमारा पहले यूनिट का पहला टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।